अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? ठीक हैं। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही अहम टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूँ कि एज आ न्यू इमिग्रेंट्स या एज आ रिफ्यूजी कनाडा में आप जी लाइसेंस किस तरह हासिल कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, आईडीपी क्या है, वो यहाँ किस तरह काम आता है। अपने बैक होम से फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को आईडीपी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ कितनी देर आईडीपी पे आप गाड़ी चला सकते हैं, और इसके अलावा G1 से G2 का कितना यानी टाइम पीरियड होता है रोड टेस्ट देने का। फिर G2 से लेके G लाइसेंस के लिए आप कितनी देर के बाद यानी रोड टेस्ट दे सकते हैं, इसकी फ़ीस कितनी होती है। स्पेशली मैं G1 की बात करूंगा जो कि रिटन टेस्ट होता है, तो उसमें आपको कितने % मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। तो ये सारे टॉपिक हम इसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम ऐसे बहन भाई जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो बर वक्त उन तक पहुंच सके। तो चले फ्रेंड्स, वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि कनाडा में एज अ न्यू इमिग्रेंट या एज अ रिफ्यूजी अपनी लाइफ शुरू करने के लिए जो चंद अहम चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं, उसमें से ड्राइविंग लाइसेंस इज़ वन ऑफ दैम। जी, ये बहुत ही अहम होता है क्योंकि जब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है और आपके पास कन्वेंस होती है तो बिलीव करें आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं जॉब हासिल करने की, ठीक है। इसके अलावा भी यहाँ जिस तरह का वेदर है तो उसमें भी ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि आपके पास गाड़ी हो, आराम से अपनी जॉब से घर और घर से जॉब पे जाएं। ग्रॉसरी करनी है तो आराम से गाड़ी निकालें, ग्रॉसरी कर लें। बच्चों ने स्कूल जाना है, उन्हें आराम से चाहे जिस तरह का भी वेदर हो उन्हें स्कूल छोड़ आएँ, पिक एंड ड्रॉप कर लें। तो कहने का मकसद है मुख्तलिफ चीज़ों के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है मुख्तलिफ मौक़ों पर, और ये इंतहाई आम है। तो चलें शुरू करते हैं कि ये किस तरह हासिल किया जाता है। अच्छा, ये शुरू करने से पहले क्योंकि हम न्यू इमिग्रेंट्स की और रिफ्यूजीज़ की बात कर रहे हैं जो न्यू कमर्स होते हैं, तो हम ये डिस्कस करेंगे कि आया इस दौरान जब तक उन्हें यहाँ पर जी लाइसेंस या G2 नहीं मिलता तो आया वो किसी और लाइसेंस के लिए एलिजिबल होते हैं या वो किसी और यानी लाइसेंस को यहाँ कुछ देर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने बैक होम से आईडीपी बनवा के ले आते हैं जो कि बनता है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान से आप अपने लाइसेंस को आईडीपी में कन्वर्ट कराते हैं, तो चले हम पहले ये मैं आपको बताता जाता हूँ कि पाकिस्तान से मिसाल के तौर पे आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को आईडीपी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं जब आप यहाँ आ रहे होते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं मैं वो आपको बताता जाता हूँ। तो पाकिस्तान से फ्रेंड्स आपको आईडीपी में अपने लाइसेंस को कन्वर्ट करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, नंबर 1 पे है इंटरनेशनल एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। नंबर 2 पे है एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC, ठीक हो गया। नंबर 3 पे है ए कॉपी ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस इशूड फ्रॉम लाहौर। अभी यानी फॉर एग्जाम्पल हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं इसलिए, तो जिस भी कंट्री से हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ें वहाँ अप्लाई होंगी। नंबर 4 पे आ जाता है ए कॉपी ऑफ पाकिस्तानी पासपोर्ट वैलिड फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स विद वीज़ा। जी, ये बड़ी आम चीज़ है। और नंबर 5 पे आ जाता है 2 अटेस्टेड फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज। जी, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं आपको अपने यानी जो कंट्री का जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको आईडीपी में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे फिर आईडीपी यकीनन वो चलेगा, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, ठीक है। अच्छा, वो कितनी देर के लिए यहाँ वैलिड होता है ये भी एक सवाल है। तो वो अलाउ करते हैं एज अ विजिटर फॉर अ शॉर्ट टाइम, कि जब तक आपका कोई दूसरा अरेंजमेंट नहीं होता, आप दूसरा कोई लाइसेंस नहीं लेते, तो इस दौरान फॉर द टाइम पीरियड आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए। मगर अगर आपने डिसाइड कर लिया यहाँ रिजाइड होने का, परमानेंट रहना है, तो फिर आपको चाहिए कि आप जो फॉर एग्जांपल आप ओंटारियो में रहना चाह रहे हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप ओंटारियो के लाइसेंस के लिए अप्लाई करें और ओंटारियो का लाइसेंस लें, ठीक है, ताकि आपको कोई मसला ना हो, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद एक सवाल किया जाता है कि ये फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान की बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का आईडीपी किन ममालिक में वैलिड होता है। तो ये फ्रेंड्स वैलिड होता है यूएसए में, यूके में, कनाडा में, स्पेन में, स्वीडन में, यूएई में, सऊदी अरेबिया में, साउथ अफ्रीका में और इवन इंडिया में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो काफ़ी लिस्ट लंबी है। तो कहने का मकसद है वहाँ पर आप अपने आईडीपी के ज़रिए फॉर द शॉर्ट टाइम ड्राइविंग कर सकते हैं। यू आर अलाउड टू ड्राइव देयर, ठीक है, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, नॉट अ लॉन्ग। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन आता है कि आपने जी लाइसेंस यहाँ किस तरह लेना। तो उसका प्रोसेस इस तरह होता है कि सबसे पहले आपको G1 लेना पड़ता है लाइसेंस, ठीक है, जो कि रिटर्न होता है। तो उसमें फ्रेंड्स इस तरह होता है आपके यानी
दो पोर्शन होते हैं आपके, यानी टेस्ट के, जो रिटन टेस्ट होता है जीवन, वो इस तरह होता है कि 20 क्वेश्चन आंसर होते हैं, जिसमें आपसे ट्रैफिक सिग्नल्स और इस तरह हाईवे के जो साइंस वगैरह होते हैं मुख्तलिफ, वो पूछे जाते हैं। और जो दूसरे 20 क्वेश्चन आंसर होते हैं उसमें सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन पूछे जाते हैं, उसमें साइंस नहीं इन्वॉल्व होते। ठीक हो गया ना। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं जीवन के पहले सेगमेंट की, जिसमें साइंस के बारे में आपको पूछा जाएगा। तो उसमें मिसाल के तौर पे वो आपको स्टॉप साइन का साइन दिखाते हैं और नीचे 3-4 अमूमन 4 ऑप्शंस दी होती हैं। लिखा होता है कि ये फलां साइन है, रेगुलेटरी साइन है, ये कंस्ट्रक्शन का साइन है, एक लिखा होगा ये स्टॉप साइन है। तो आपने जैसे पढ़ा होगा, तैयारी की होगी, तो आप क्लिक कर देंगे ये स्टॉप साइन है, तो ये करेक्ट आंसर है। ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, ये हम बात करें पहले सेगमेंट की, तो इसमें 20 क्वेश्चन आंसर होते हैं फॉर एग्जांपल साइंस की। ठीक है। आउट ऑफ 20 यू हैव टू गिव 16 करेक्ट आंसर्स। अगर आपने 15 भी दिए हैं तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक हो गया ना। तो आपने, इसका मतलब है कि क्लियर नहीं किया जीवन। अच्छा, दूसरे जो सेगमेंट है इसका, दूसरा जो हिस्सा है, उसमें रूल्स रेगुलेशन के बारे में पूछा जाता है। ठीक है। उसमें भी 20 क्वेश्चन आंसर होते हैं और आपको 16 का करेक्ट आंसर देना होता है आउट ऑफ 20। अगर आप इसमें भी 15 का देंगे तो आप पास नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, ये किस तरह थोड़ा इसका मतलब मेथड ऑफ आप कह सकते हैं कि क्वेश्चनिंग होती है इसमें। मिसाल दे रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन किया कि इफ़ देयर इज़ अ ग्रीन फ्लैशिंग लाइट, राइट। अब उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक लिखा होगा यू कैन मेक राइट और लेफ्ट, चलो ठीक है। एक लिखा होगा यू कैन मेक राइट और लेफ्ट, ये भी ठीक हो गया। एक लिखा होगा यू कैन मेक राइट और लेफ्ट एंड यू कैन गो अहेड, ये भी ठीक हो गया। चौथा लिखा होगा कि यू कैन मेक राइट, यू कैन मेक लेफ्ट, यू कैन गो अहेड इफ इट्स सेफ टू डू सो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अब क्या है, पहला जो बताया था कि यू कैन मेक राइट और लेफ्ट, ये तो टोटल आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। ठीक हो गया। बाकी जो 3 है ये क्लोज है, और इन तीनों में से जो लास्ट 2 है ना वो बहुत क्लोज है। यहां इस तरह इस स्टाइल से आप यानी क्वेश्चनिंग की जाती है, वो इस तरह क्लोज है कि ये दोनों ठीक है। ठीक है। मगर इसमें से ज्यादा ठीक कौन सा, वो ये है कि व्हेन इट्स सेफ टू डू सो। ठीक है। क्योंकि इससे पहले में है कि यू कैन मेक राइट, यू कैन मेक लेफ्ट, यू कैन गो स्ट्रेट, मगर इससे अगले में वो कहता है कि यू कैन मेक राइट, यू कैन मेक लेफ्ट, यू कैन गो स्ट्रेट व्हेन इट्स सेफ टू डू सो। इसका मतलब है ये ज्यादा करेक्ट है कि जब ये सेफ हो, यानी आगे से कोई पेडेस्ट्रियन आ रहा है, आपके नहीं जी नहीं ये ग्रीन सिग्नल है तो मेरा राइट है गुजरना, नो नो नो, व्हेन इट्स सेफ टू डू सो, इट मींस यहां पे ये कंडीशन अप्लाई होगी, तो ये करेक्ट आंसर है। अब आप समझ गए होंगे। इस तरह 2 जो होते हैं ना आंसर, वो बड़े क्लोज होते हैं, उसमें जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं ना होगा, याद रखें, आप सही आंसर नहीं दे सकते। तो इसलिए इसकी अच्छी तरह तैयारी करनी है आपने। ठीक है। इसको ठीक ठाक तरीके से तैयार करना। 2 से 3 दिन में, बिलीव करें आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, ये कोई मसला नहीं। 2-3 दिन में वो प्रैक्टिस के क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो आप उधर जाके यानी जो प्ले स्टोर है वहाँ से डाउनलोड कर लें, फ्री होते हैं। तो आप 2-3 दिन इसकी ट्राई करें, उसकी कोशिश करें, प्रैक्टिस करें यानी क्वेश्चन आंसर की। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, अगर आप मोर देन 90% स्कोर कर रहे हैं तो आप जाके अल्लाह का नाम लेके कहीं भी जो ड्राइविंग टेस्ट सेंटर में जाके अपना जीवन का रिटन टेस्ट दें और इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे। ठीक है। तो मैंने कहा आपको थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट भी बताता जो कि क्या तरीकाकार है, क्योंकि नए बंदे को यकीन करें नहीं पता होता। तो मैं कहता हूँ बजाय आप वहाँ जाएँ तो आप अटैम्प्ट करें और वो कामयाब ना हो, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे बहन भाई जाएँ तो इंशाल्लाह वो कामयाब हो। तो मैं इसलिए आपको थोड़ा उसका मेथड भी बताता जा रहा हूँ, वो किस स्टाइल से सवाल करते हैं। इसकी फीस के बारे में पूछा जाता है, तो इसकी फीस फ्रेंड्स $159.75 है, यानी $159.75 है। अच्छा, ये कवर करता है आपका G2 का ड्राइविंग टेस्ट भी। अच्छा, इसके बाद सवाल किया जाता है कि हाउ मेनी टाइम यू कैन अटेम्प्ट फॉर G2 लाइसेंस। तो फ्रेंड्स इसमें कोई लिमिट नहीं है, वो पंजाबी कहते हैं जितनी बार मर्जी अटेम्प्ट करो। ठीक है। मगर कोशिश करें आप पहली दफ़ा ही हो जाए। ठीक हो गया ना। क्योंकि बार बार आना जाना भी, आपको रोड टेस्ट बुक करवाना होगा। ठीक है। उसके लिए गाड़ी फिर दोबारा से आपको अरेंज करनी पड़ेगी, अगर आपके पास गाड़ी नहीं हो, यकीन नहीं होती 90%, क्योंकि आप अभी तो आपने लाइसेंस लेना है, तो उसके जारी बात आपको पैसे देने पड़ेंगे, जितने भी 100-150 या जितने भी आपकी डील होती है। तो कहने का मकसद है हर दफ़ा आपके पैसे ही लगने हैं ना, और फिर टाइम मिला था ज़ाया हो रहा था। तो इसलिए कोशिश करें कि अल्लाह खैर करके पहली अटैम्प्ट में आप निकल जाएँ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप वेल प्रिपेयर्ड हों। ठीक है ना। तो उसका भी मैं बताता जाता हूं कि उसका तरीकाकार क्या होता है। जब आपने जीवन ले लिया ना, उसके बाद यू आर अलाउड
टू टेक लाइक अ ड्राइविंग लेसन। तो ड्राइविंग लेसन आपने किन से लेने हैं? ऐसा बंदा आपके साथ बैठा हो जब आप ड्राइव कर रहे हैं, के पास यानी 4 साल से पुराना जी लाइसेंस हो, वो आपको यानी साथ बैठ के इंस्ट्रक्शन दे सकता, बता सकता है ड्राइविंग के बारे में, ठीक है ना। ये भी रिक्वायरमेंट है इसकी। अच्छा, उसके अलावा कई यहाँ ड्राइविंग स्कूल हैं, एक से एक अच्छे, आप गूगल करें, सर्च अराउंड करें, किसी एक से एक अच्छी डील जिससे भी मिलती है। और मैं रिकमेंड करूंगा, कोशिश करें कि जिसमें आप रोड टेस्ट भी उसमें, जैसा कि आप पाकिस्तान में गाड़ी चलाते आ रहे हैं, ठीक है ना, तो आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर होता है ना ड्राइविंग के बारे में, ठीक है। थोड़ा लेफ्ट राइट का कन्फ्यूजन होता है, वहाँ राइट हैंड ड्राइव होती है, यहाँ लेफ्ट हैंड। तो उसके बारे में भी मैं आपको एक ना थंब रूल बताता जाता हूँ। कहाँ का याद करेंगे भाई को, याद रखें, ये थंब रूल है। थंब रूल ये है कि ड्राइवर साइड ऑलवेज नियर टू द सेंटर लाइन। कर लो गाल, अब जहां मर्जी चल जाए। शुरू शुरू में होता था, मैं भी नया नया जब यहाँ से पाकिस्तान गया ना, वहां गाड़ी चलानी, यहाँ आना, फिर कंफ्यूज हुए ना। फिर ये भाई ने थंब रूल यानी जिसको कहते हैं ना दरियाफ्त किया या वर्कआउट किया इस पे, कि यार ये कंफ्यूजन हो जाती है कि मैंने किस साइड पे गाड़ी चलानी है। हो जाती है ड्राइविंग, मतलब राइट साइड से चलाते हो आप, एकदम लेफ्ट पे आएंगे, लेफ्ट से चलाते रहे। तो ये थंब रूल याद रख लें कि ड्राइवर शुड बी नियर टू द सेंटर लाइन ऑफ द रोड। आप बिलीव करें, ये रूल याद रखें, आप कभी गलती नहीं कर सकते कि आप रोड के गलत साइड पे आ जाए, सवाल ही नहीं पैदा होता। आप जिस साइड पे आप बैठे हुए ना एज अ ड्राइवर, वो सेंटर लाइन के बिल्कुल करीब होनी चाहिए, आप कभी गलती नहीं करेंगे। ये थंब रूल याद रखें भाई, क्या ठीक हो गया ना, तो इंशाल्लाह कभी गलती नहीं करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट, आपने पाकिस्तान में गाड़ी चलाई हुई है, आपको पता, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, कि यार कितने फासले पर रखनी है गाड़ी, गाड़ी को हैंडल कैसे करना है, मतलब कितनी स्पीड से मोड़ना, टर्न करना, या जो भी है, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। इसका मतलब है आपको कम लेसन्स की जरूरत है, ठीक है। ये मैं आपको पता की बातें बता रहा हूँ, आपके पैसे बचेंगे। अगर आप बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट करना है तो फिर आपको ज्यादा लेसन्स की जरूरत है, अंडरस्टूड है। फिर कोशिश करें कि 8-10 के साथ एक ड्राइविंग टेस्ट बुक कर लें, अगर आप बिल्कुल ही आपको नहीं आता। मेरा ख्याल मिनिमम 10 तो आपको चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, वहाँ ठीक ठाक गाड़ी चलाते आए हैं, तो मेरा ख्याल 5-7 लेसन बड़े होते हैं, ठीक है। 5-7 लेसन आप बुक करें, साथ उसको कहें पैकेज उससे लें, कोशिश करें यार मैं 7 लेसन ले रहा हूँ या 5 लेसन ले रहा हूँ, और साथ मुझे G2 का आपने टेस्ट भी बुक करके देना है, ठीक है, इसी में इंक्लूड करना है। यानी आपकी गाड़ी होगी, मैं जाके टेस्ट लेके आऊँगा, तो वो क्या करते हैं उस दिन 3-4 बंदे इकट्ठे करके ले जाते हैं, उनकी भी दिहाड़ी बन जाती है, आपका भी काम हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मकसद है भाई, आपको इसलिए अंदर की बातें बता रहा है जहाँ आपके पैसे बचे। ये नहीं उसको कहना कि मुझे मैंने कल लेने ले जाओ, फिर आपको सारे चार्ज करेगा। उसे कहना यार 3-4 जब आपके टेस्ट इकट्ठे हों, भाई को भी साथ ले जाएं, और कोशिश करें, एक और काम की बात आपको बताऊँ, कोशिश करें कि बिग सिटी में नहीं बुक कराना, थोड़ा दूर चल जाओ, कोई गल नहीं, ज़रा आप कंट्री साइड का भी नज़ारा ले लें और आपका काम भी इंशाल्लाह हो जाए। क्योंकि थोड़ा आउट ऑफ कह सकते हैं सिटी ना, एक तो आपको ट्रैफिक कम मिलेगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपको अनएक्सपेक्टेड जो है ना वो उसमें सिचुएशन कम देखने को मिलेंगी, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक कम। फॉर एग्जाम्पल आप बिग सिटी में टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, आपने अचानक एक मोड़ लिया, ठीक है, आगे गाड़ी खड़ी है, उसने अचानक दरवाज़ा खोल दिया पैसेंजर ने, वो बंदा नया होता घबराता, ठक ब्रेक मारी या उसके करीब से गुजर गया या जो भी है, वो उतनी फेल हो गया, ठीक हो गया। उन्हें कहना ये क्या किया। तो कहने का मकसद है आप इन चीज़ों से बचते हैं जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, ठीक है। अचानक पेडेस्ट्रियन आ गया, वो नया बंदा घबरा के कहता मैं इधर से गुजर, उधर से उसने स्टॉप नहीं किया, कुछ भी हो सकता है, कहने का मकसद है। या फॉर एग्जाम्पल कोई बाइकर पास से गुजरा, तो आपने 1 मीटर का डिस्टेंस नहीं रखा, क्योंकि 1 मीटर का डिस्टेंस रखना चाहिए बाइकर से बाइला, तो आपने नहीं रखा, तो उथे लगा गया थोड़ा, ठीक है, लाइसेंस। तो कहने का मकसद है आपने कोशिश करें ज़रा बात बना लो घंटा 1.5 दूर बिग सिटी से, तो इंशाल्लाह एक तो वहाँ मतलब क्या लें, ऐसी चीज़ों से आपकी बचत हो जाएगी। रोड इतने बिजी नहीं होते, इंस्ट्रक्टर भी माशाल्लाह अमूमन अच्छे ही होते हैं। तो ये भाई आपको अंदर की बातें बता रहा, तो कोशिश करें अपने इंस्ट्रक्टर को कहें यार ज़रा आउट ऑफ सिटी मुझे बना के दो, वो कहना जी वो GTA के अंदर ही आई मीन टू से, वो कहना यार घंटा दूर मिल रहा है 1.5 को, कोई बात नहीं, मकसद तो आपका काम होना चाहिए ना। उसको कहे कोई बात नहीं मैं चला जाऊंगा, बजाय इसके कि आप बिग सिटी में बना ले और ऐसी कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाए, ट्रैफिक में कोई गलती कर दे तो सारी कीती कराई पानी फिर, ठीक है। इसलिए कोशिश करें ज़रा आउट ऑफ सिटी चले गए। अच्छा, उसके बाद मैंने जैसे आपको पहले बता दिया कि इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप एक दफ़ा फेल हो गए दोबारा दे सकते। तो अमूमन रिकमेंड किया जाता है कि आफ्टर 10 days एनी टाइम यू कैन बुक अनदर G2 लाइसेंस टेस्ट, ठीक है, वो आप कर सकते हैं बुक, ठीक हो गया ना। उसके बाद अगर अल्लाह करे आपका G2 लाइसेंस हो जाता है, तो फिर
आपका आफ्टर 12 मंथ्स यू आर एलिजिबल टू बुक फॉर जी लाइसेंस टेस्ट। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि अगर आपके पास बैक होम का एक्सपीरियंस है ना, बाज़ लोग कहते हैं इट शुड बी मोर देन 3 ईयर्स, बाज़ 24 मंथ्स। तो फॉर सेफ साइड आप जेहन में रखें यार 3 साल से ज़्यादा आपके पास बैक होम का एक्सपीरियंस हो, ठीक है, आपके पास लाइसेंस पुराना हो वहाँ का। उसके साथ उनकी कुछ कंडीशंस भी होती है, आप उनको फुलफिल करें तो फिर G1 से G2 का जो रोड टेस्ट वो वेव हो जाता है, फिर आप G1 से डायरेक्ट जी का रोड टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, आपका काफ़ी टाइम यानी बच जाता है। ठीक है, ये भी बड़ी काम की बात है, मैंने कहा चलें आपको ये भी बताता चलूँ। अच्छा, इसमें फ़र्क क्या आता है वो भी मैं आपको बताता चलूँ। G2 और G के ड्राइविंग टेस्ट में फ़र्क ये होता है कि G2 आपको पता है बिल्कुल बिगनर G1 से वो ले रहे होते हैं, ठीक है, तो वो पहला लाइसेंस होता है, तो वो इतना टफ नहीं होता कंपेयर टू जी थोड़ा सा टफ होता है। तो जी में वो मेनली आपको हाईवे पे टेस्ट करते हैं, क्या मर्ज कैसे होते हैं, ठीक है, हाईवे पे आप एग्जिट कैसे लेते हैं, आप लाइन कैसे सेफली चेंज करते हैं, आप मिरर भी चेक करते हैं कि नहीं। मिरर में आपको बताता चलूँ, यानी कह सकते हैं कि विद इन 5 सेकेंड आपको चेक करने होते हैं एक दफ़ा लाजमी एक अच्छे ड्राइवर को। तो ये तो फ़र्क हो गया G2 और जी लाइसेंस के ड्राइविंग टेस्ट में। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि आपका हमेशा ड्राइविंग करते हुए ब्लड में अल्कोहल का जो है वो लेवल वो ज़ीरो होना चाहिए, बिल्कुल। और ये ज़ीरो टॉलरेंस है यहाँ पे। खुदा ना खासा कोई ड्रिंक एंड ड्राइविंग में पकड़ा जाए वो फिर लंबा उसका लाइसेंस भी सस्पेंड होता है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज है उसके। तो इससे हमेशा बचें। ठीक हो गया, मेरा काम है आपको बताना, ये अच्छी चीज़ नहीं होती, लिहाजा इससे हमेशा अवॉइड करना। ठीक है, ये वैसे भी आपके लिए भी डेंजरस है, दूसरों की सेफ्टी के लिए भी ठीक नहीं है, तो इससे हमेशा अवॉइड करें। ठीक है, तो जब आपका यानी जी लाइसेंस हो जाता है तो बस अल्लाह का नाम लेकर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कोई भी, मैं रिकमेंड करूँगा कि अभी गाड़ी नई ना लें, तो सेकेंड हैंड को मुनासिब सी लें, अच्छी यानी कह सकते हैं किसी भी कंपनी की और कम माइलेज वाली। ठीक है, तो को गाड़ी पकड़ें और इंश्योरेंस कोशिश करें, जैसे मैंने पहले भी बताया भाई, शॉप अराउंड करें, जहाँ अच्छी मिलती है अल्लाह का नाम लेके लें। और अच्छा, एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि अगर आपके घर में आपके अलावा भी कोई लाइसेंस होल्डर है ना, इवन G1 भी, उसको भी हमेशा अपनी इंश्योरेंस में ऐड कर ले जनाब। ये आने वाले वक्त में बहुत फ़ायदा देगा उस बंदे को, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब उसने G2 लेना या जी लेना ना, तो जब आपने उसको ऐड करना होगा ना, तो वो फिर ऑलरेडी काउंट होगा कि यार ये ऑलरेडी सिस्टम में शामिल है, इसका नाम यानी इंश्योरेंस वगैरह में। तो ये बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। ठीक हो गया, तो फिर अल्लाह का नाम लेकर, जैसे मैंने कहा, आप गाड़ी लें, अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी का आगाज़ करें, बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो जाएंगी ज़िंदगी में, कम्यूट करना आसान हो जाएगा जॉब के लिए, या आप फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब ही ऐसी करते हैं जैसे कोई यानी आपने कोई फूड डिलीवरी की जॉब पकड़ ली या पिज़्ज़ा डिलीवरी की कर ली, कोई भी, या वैसी कोई डिलीवरी की जॉब पकड़ी, इससे ऐसी जॉब्स के भी ऑप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और वैसे भी आपने कहीं भी जॉब करनी है तो आपको प्रेफरेंस दी जाती है कंपेयर टू अ कैंडिडेट विच डजंट हैव अ कार और अ लाइसेंस। तो इसलिए कहने का मकसद है आपके चांसेस बढ़ जाते हैं जॉब में भी, आपको लाइसेंस लेने के बाद और गाड़ी लेने के बाद। ठीक हो गया। एंड में जो क्वेश्चन आंसर का सेगमेंट है उसमें मेरे एक भाई ने पूछा था कि आप एज अ रिफ्यूजी जब आपको वर्क परमिट मिलता है तो क्या आप ट्रक चला सकते हैं? अब यार बिल्कुल चला सकते हैं, आपके पास वर्क परमिट है, बिल्कुल आप अलाउड हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, इसके बाद मेरे एक भाई ने और सवाल किया था कि यार ये रिफ्यूजी के जो बेनिफिट्स हैं ये कितनी देर तक मिलते हैं, यानी जो एज ए सोशल असिस्टेंस और बाकी। तो कहने का मकसद है वो आपको ये बेनिफिट इसलिए देते हैं कि आप अभी यहाँ नए होते हैं, आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, फिर जैसे ही आपको वर्क परमिट मिलता है आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, आपको जॉब मिल जाती है, फिर आपका यानी फ़र्ज़ है कि आप उन्हें बताएं, एथिकली भी और वैसे भी फ़र्ज़ है कि आप उन्हें बताएं, और राइट वे वो आपकी सोशल असिस्टेंस बंद नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने जॉब शुरू की, आपको थोड़े आवर्स मिल रहे हैं, आपकी इनकम कम है, तो वो आपकी असिस्टेंस बंद नहीं करेंगे। ठीक है, वो थोड़ी देर देखेंगे, जैसे ही आप एक रीज़नेबल अमाउंट पे पहुंचते हैं फिर आप खुद ही, बल्कि उन्हें आपको कह देना चाहिए कि यार आई एम गुड टू गो, और मॉरली आप उन्हें बता दें। और ये वैसे भी आपके लिए अच्छा है कि यार आप टैक्स पे करें, आपके केस के लिए भी अच्छा है। ठीक है, तो क्योंकि आप एक अच्छे शहरी बने, आप उन्हें टैक्स पे कर रहे हैं, तो ये चीज़ें कल को आपको फ़ायदा देंगी। ठीक हो गया ना। तो और इसी तरह ही दूसरी भी सहूलियात हैं। और एक और सवाल उन्होंने पूछा था कि बच्चों को बेनिफिट कब तक मिलते, तो जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बच्चों के जो बेनिफिट्स हैं ना, यानी चाइल्ड केयर बेनिफिट्स, वो रिफ्यूजीज़ को नहीं मिलते, तो उनको वही बेनिफिट्स मिलते हैं अपनी सोशल असिस्टेंस के साथ बच्चों के एज ए डिपेंडेंट चाइल्ड, वो भी 18 साल तक, क्योंकि 18 साल तक ये कंसिडर करते हैं वो आपके लिए डिपेंडेंट है, उसके बाद वो फिर यानी वो कह सकते हैं वो एडल्ट हो जाती हैं। तो जो मैंने अपने वो वीडियो में बताया हुआ ना, वो जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स
कि वो क्या हासिल कर सकते हैं रेफ्यूजी, उसमें मैंने डिटेल से सारी चीज़ें बताई हुई, लिंक्स भी दिए हैं। तो वही बेनिफिट्स मिलते हैं, इनको चाइल्ड केयर बेनिफिट नहीं मिलते। ठीक हो गया, ये भी मैं क्लियर करता चलूँ। चलिए फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर मेरे बहन भाई चाहते हैं कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिस पे मैं वीडियो बनाऊं, तो काइंडली कमेंट्स में मुझे बता दिया कीजिए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उस पर वीडियो बना के जल्द से जल्द आपकी खिदमत में पेश करूं। तो इसके अलावा जो मैं चीज़ें आपको बताता हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल होती है, तो काइंडली वो भी बताया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि यार हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, लोगों का इससे भला हो रहा है, तो इससे यानी आपको मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चले जी, मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।